नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। इराक के आईएसआईएस आतंकियों के कब्जे वाले तिकरित शहर में फंसी 46 भारतीय नर्सों को दूसरी जगह ले जाया गया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऐसा नर्सों की मर्जी से हुआ है, वो सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें कौन ले गया और क्या वो आईएसआईएस आतंकियों की बंधक हैं। Indian nationals who are nurses who were in the hospital in Tikrit. They have moved to another location for reasons on interest of their own safety that they have agreed to move out. All of them are safe and unharmed. ऐसी भी खबर थी कि ये नर्सें एक धमाके में घायल भी हुई। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने इस बात से इनकार किया है। उन्होंने ये जरूर माना कि कांच टूटने की घटना में कुछ नर्सों को मामूली चोटें आई हैं। There was no bomb blast. However, there has been some glass broken and there have been minor injuries to some of those nurses. मीडिया ने भारतीय नर्सों के बारे में ज्यादा जानकारी मांगी तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन उखड़ गए और विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि ये पीपली लाइव नहीं कि मिनट दर मिनट का हाल बताया जाए। We are not going to communicate through you. This is not People Live that we need to communicate through you with the nurses. You would like to know on a minute by minute basis what we intend to do. उधर इराक में फंसी नर्सों की सुरक्षित वतन वापसी को लेकर केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। मुलाकात के बाद चांडी ने कहा कि ये पता नहीं चल पा रहा है कि नर्सें कहां और किस हालत में हैं। उधर इराक में फंसी नर्सों की सुरक्षित वतन वापसी को लेकर केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। मुलाकात के बाद चांडी ने कहा कि ये पता नहीं चल पा रहा है कि नर्सें कहां और किस हालत में हैं। इंडिया न्यूज पर इराक में फंसे भारतीयों का दर्द दिखाए जाने का असर हुआ है और विदेश मंत्रालय ने इंडिया न्यूज से संपर्क साधकर उन भारतीयों के टेलीफोन नंबर समेत दूसरी जानकारी मांगी है जिनका इंटरव्यू हमने अपने चैनल पर दिखाया था। दरअसल आंतरिक हिंसा से जूझ रहे इराक पहुंची इंडिया न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत ने बगदाद में 3 भारतीयों को खोज निकाला था। ये तीनों लोग वतन वापसी को बेचैन है, लेकिन इन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही। ये सारे भारतीय इराक में दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। इराक में फंसे हरजिंदर ने हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत को बताया कि उन्हें इराकी आर्मी से भी खतरा है। हम तो अकेले तो कभी कहीं जा नहीं सकते क्योंकि रोड पर बहुत डेंजर रोड है, मालूम नहीं कब क्या हो जाए। आर्मी से बहुत खतरा है। इंडिया न्यूज की टीम को जो भारतीय वहां मिले वो सारे पंजाब के रहने वाले हैं। वहां फंसे जालंधर के प्रेम सिंह ने कहा कि इराकी सेना आतंकवादी करार देने की धमकी देती है और कहती है कि $700 दो, नहीं तो 7 महीने की कैद होगी। पैसे ले लिए, नहीं तो आपको बोलते कि जेल में छोड़ देंगे, बोलते कि आप उग्रवादी हो। हमको पकड़ लिया, ले गए। वो बोले कि नहीं तो $700 एक लोग दो, या फिर 7 महीने की कैद होगी आपको। इंडिया न्यूज ने इराक में फंसे प्रेम सिंह की बात जालंधर में उनके परिवार से भी करवाई। प्रेम से बात कर उनकी मां और पत्नी का हौसला थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन परिवार प्रेम की वतन वापसी का इंतजार कर रहा है। हाँ, प्रेम कितना प्रेम छेती आ जाइए। अच्छा आ जाओ, मैं जल्दी घर। हेलो, जल्दी मैं पासपोर्ट बनवा लो। इराक में करीब 10,000 भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। इंडिया न्यूज से बातचीत में इराक में फंसे महेंद्र ने बताया कि गुहार लगाते लगाते 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक वतन वापसी नहीं हो पाई। हम रोज बोलते हैं जाना 3 महीने हो गए मेरे को ऐसा करते। अब तो लौटना ही है। हालात दिन भर दिन खराब होते जा रहे हैं। इराक में फंसे भारतीयों ने बताया कि उनका पासपोर्ट उन कंपनियों ने अपने पास जमा कर रखा है जहां ये काम करते थे। पासपोर्ट वापस करने के लिए $1000 की मांग की जा रही है। पैसे न होने की वजह से इराक में फंसे रहने को मजबूर हैं। उधर इराक में हिंसा फैला रहे आतंकी संगठन आईएसआईएस के कमांडर अल बगदादी ने भारत सहित कई देशों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। खुद को खलीफा बताने वाले अल बगदादी ने दुनिया भर के मुसलमानों से आईएसआईएस के साथ जुड़कर जिहाद छेड़ने की भी अपील की है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली में जमाखोरों और बढ़ती कीमत पर काबू करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जमाखोरों पर लगाम लगाने के लिए 1082 जगहों पर छापेमारी की गई।
राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के जरिए अब आलू प्याज जैसी जरूरी चीजें बेचने का फैसला किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आलू प्याज के स्टॉक की सीमा भी तय की जा चुकी है। इससे पहले दिल्ली में आलू प्याज की कीमत और जमाखोरी को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। बैठक में जमाखोरों पर कार्रवाई करने को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में बाद में पुलिस कमिश्नर भी बुलाए गए थे। राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा कि दिल्ली में 300 नए स्टॉल्स के जरिए आलू प्याज सस्ते रेट पर बेचे जाएंगे। और आलू की स्थिति है उसको लेके वो पूछ रहे थे कि क्या हम लोगों ने बंदोबस्त किया है, वो मैंने बता दिया। इस वक्त 300 दुकानें खोलने की कोशिश कर रही है सरकार। हम अपनी जगहों पे अपने ऑफिसेज में 60 मोबाइल व्हीकल चल रही हैं। सफल ने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों की कल अहम बैठक बुलाई है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि बैठक में जमाखोरी से निपटने की रणनीति पर विचार होगा। कानपुर में महंगाई के विरोध में लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। अपने स्कूटर को पानी में खड़ा कर उस पर फूल माला डालकर पेट्रोल के बढ़े दाम का विरोध किया। वहीं प्याज की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्याज को पानी में डालकर नाराजगी जाहिर की। दिल्ली के सियासी हालात पर उपराज्यपाल नजीब जंग ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। खबर है कि दिल्ली में सरकार बनाने की संभावना या फिर से चुनाव के विकल्प पर चर्चा हुई। हालांकि उपराज्यपाल ने इस बाबत कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आज शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करने वाले हैं। केजरीवाल राष्ट्रपति से दिल्ली विधानसभा भंग करके चुनाव कराने की गुजारिश करेंगे। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर अपनी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में जल चुनाव की बात करने वाली बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने में लगी हुई है। देश में पहली बार आज सेमी हाई स्पीड ट्रेन पटरी पर दौड़ी। नई दिल्ली से आगरा तक का सफर इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का सफल ट्रायल रन हुआ। ट्रेन की रफ्तार करीब 160 किलोमीटर की है। हालांकि ट्रायल रन में ये कम स्पीड में दौड़ी। सुबह 11:15 बजे नई दिल्ली जंक्शन से सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ताजनगरी आगरा ये ट्रेन दोपहर 12:55 पर पहुंची। ट्रायल रन के दौरान ये ट्रेन करीब 135 किलोमीटर की रफ्तार से चली। सेमी हाई स्पीड ट्रेन नई दिल्ली से रवाना होकर फरीदाबाद मथुरा के रास्ते आगरा पहुंची। हालांकि ट्रायल रन के दौरान ट्रेन का स्टॉपेज किसी भी स्टेशन पर नहीं हुआ और सीधे आगरा में अपने आखिरी स्टेशन पर जाकर ही रुकी। दिल्ली से आगरा तक की दूरी 195 किलोमीटर की है। ये दूरी शताब्दी एक्सप्रेस फिलहाल 126 मिनट में पूरी करती है, जबकि सेमी हाई स्पीड ट्रेन इस सफर को 90 मिनट में ही तय कर लेगी। आज ट्रायल रन के दौरान ये सफर 100 मिनट में पूरा हुआ। दिल्ली से आगरा के बीच चली सेमी हाई स्पीड ट्रेन में कुल 12 डिब्बे हैं। इनमें 2 फर्स्ट एसी, 8 नॉर्मल चेयर कार और 2 जनरेटर कोच भी हैं। ट्रायल रन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में इस ट्रेन का ऐलान हो सकता है। व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की गई और सदन में सीएम को बोलने तक नहीं दिया गया। आज कांग्रेस के सभी विधायक शिवराज सरकार के विरोध में काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। विपक्ष के नेता सत्यदेव कटारे की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर पहुंचते ही हंगामा शुरू कर दिया। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष आरोप तो लगा रहा है, लेकिन मेरे जवाब सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर आपने आरोप लगाए हैं तो उत्तर सुनने की हिम्मत रखो। मैंने कहा मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के उत्तर को नहीं सुन रहे। आरोपों का गुब्बारा उनने फुलाया था, उसकी हवा निकल गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया। शिवराज ने कहा कि मैं अंगद का पांव हूं, हिलूंगा नहीं। हर कोई आएगा छिछले स्तर पे कहेगा शिवराज सिंह का विकेट गिराना है। अरे मैं क्रिकेट का विकेट नहीं हूं, मैं अंगद का पांव हूं, जमा के बैठा हूं जनता की कृपा और आशीर्वाद से। शिवराज भले ही व्यापम घोटाले के आरोपों से इनकार कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का कहना है कि जो हुआ वो सीएम की नाक के नीचे ही हुआ। पिछले 4 साल से मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे व्यापम का घोटाला उजागर हो रहा है। उनको जानकारी है, उनके घरों से, उनके दफ्तर से अनेक लोगों ने उसका लाभ लिया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी ने लोकसभा में आ रहे हुए प्रत्याशियों की बैठक बुलाई। बैठक में करीब 145 प्रत्याशी शामिल हुए। बीजेपी ने उम्मीदवारों की हार की वजह को लेकर मंथन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में 3 दिन के दौरे पर जर्मनी जाने वाले हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने मोदी को ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहले जर्मनी आने का न्योता दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक पर दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता बन गए हैं। फेसबुक पर लोकप्रियता के मामले में सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ही मोदी से आगे हैं। अमित शाह को Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा देने के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अली ने कहा कि सरकार बताए कि आखिर अमित शाह को किससे खतरा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको चाहे वो जिस तरीके की सिक्योरिटी देना चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन अमित शाह को किस लिए दिए ये बड़ा सवाल है और उनको किस तरीके का खतरा है कि Z+ उनको सिक्योरिटी दी जाए। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सुरक्षा पर सियासत न करे। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमने कभी कांग्रेस नेताओं और उनके परिजनों की सिक्योरिटी पर सवाल नहीं उठाए। सुरक्षा पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो सुरक्षा पर सियासत कर रहे हैं उन्हें ये बात जानना चाहिए कि उनके तमाम नेताओं को, चाहे वो उनके दामाद हो, चाहे उनका परिवार हो, चाहे उनके परिवार का परिवार हो, उनको भी सुरक्षाएं बहुत मिली हैं। अब उस पर हमने कभी सवाल नहीं उठाया। दरअसल बीजेपी के महासचिव और संभावित अध्यक्ष अमित शाह की सुरक्षा बढ़ाने का कल फैसला लिया गया और उनकी सुरक्षा बढ़ाकर Z+ कैटेगरी की कर दी गई। कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया। वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को कल एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। कल से उधमपुर कटरा रेलवे सेवा शुरू हो रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कटरा रेल लाइन शुरू हो जाने से वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु अब ट्रेन से सीधे ही कटरा तक पहुंच सकते हैं। अभी तक लोगों को उधमपुर या फिर जम्मू स्टेशन पर ही उतरना पड़ता है और यहां से कटरा तक गाड़ी से जाना होता है। उधर कल के प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर के दौरे को देखते हुए श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर शहर के चप्पे चप्पे में बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने एक एक गाड़ी की तलाशी भी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे के ठीक पहले सेना ने आतंकियों के एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। पुंछ के मेंढर सेक्टर में कृष्णा घाटी के पास घुसपैठ कर रहे आतंकियों को सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। बीती रात 11:30 बजे कृष्णा घाटी में सीमा पार से कुछ आतंकियों को घुसपैठ करते आर्मी के जवानों ने देखा। इसके बाद फायरिंग की गई। दोनों तरफ से मुठभेड़ सुबह तक चली। सूत्रों से खबर है कि 3 आतंकी मारे गए हैं। उधर आतंकियों की घुसपैठ की नाकाम कोशिश के बाद जम्मू में एहतियातन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए प्रेशर की बात क्या है, हंगामा मचाने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता पहली बार सामने आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि प्रेशर के बावजूद उन्होंने सही रिपोर्ट तैयार की थी। एम्स के फॉरेंसिक साइंस विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने हालांकि इस बात का खुलासा किया नहीं है कि उन्हें सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर किसी ने दबाव डाला था। सुनंदा केस पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने कहा है कि जरूरत महसूस होने पर डॉक्टर सुधीर गुप्ता से पूछताछ की जाएगी। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी लगाई है और 40 दिन की सशर्त रिहाई की मांग की है। सुब्रत रॉय ने अर्जी में कहा कि उन्हें विदेश की संपत्तियां बेचने के लिए समय चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह रखा था कि जब तक 5 करोड़ कैश और 5 करोड़ की बैंक गारंटी नहीं मिलेगी, सुब्रत को रिहा नहीं किया जाएगा। सहारा के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाकर 7,000 करोड़ TDS की मांग की है। IT ने कहा कि सहारा ने जितने पैसे निवेशकों को चुकाने का दावा किया है उसका TDS 7,000 करोड़ बनता है। गुजरात के सूरत रेप केस में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को इस केस में जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आसाराम पहले गुजरात हाईकोर्ट में जाकर अर्जी लगाएं। हालांकि आसाराम पर जोधपुर में नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में लगाई गई बेल अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है। कोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है। आसाराम के बेटे और सूरत रेप में आरोपी नारायण साईं ने सूरत सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई। इस अर्जी पर 7 जुलाई को सुनवाई होगी। एक्ट्रेस जिया खान की मौत के मामले में जांच CBI करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI को इस केस की जांच करने के लिए कहा है।
मुंबई के पल्लवी पुरकायस मर्डर केस के दोषी गार्ड सज्जाद को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट में सजा को लेकर जमकर बहस हुई। मुंबई के वडाला में रहने वाली 25 साल की वकील पल्लवी पुरकायस की 9 अगस्त 2012 को उसके ही फ्लैट में हत्या कर दी गई थी। हिमालय हाइट्स बिल्डिंग के 22 साल के गार्ड सज्जाद ने रेप की कोशिश के बाद पल्लवी को मार डाला था। दहेज विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है और माना है कि इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। कोर्ट के मुताबिक ऐसे केस बड़े हैं जिसमें महिलाएं दहेज विरोधी कानून का इस्तेमाल पति और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि दहेज उत्पीड़न के केस में आरोपी की गिरफ्तारी सिर्फ जरूरी होने पर ही की जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सिर्फ कयास के आधार पर ही गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज उत्पीड़न में आरोपी की गिरफ्तारी तभी हो जब इस बात के पर्याप्त सबूत हो कि आरोपी के आजाद रहने पर जांच प्रभावित हो सकती है या फिर आरोपी कोई और क्राइम कर सकता है या फरार हो सकता है। साईं पर विवादित टिप्पणी करने के चलते शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ जयपुर लोअर कोर्ट ने पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। साईं पर दिए शंकराचार्य के विवादित बयान के खिलाफ साईं मंदिर की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी शिकायत की गई है। शंकराचार्य पर हिंदुओं को भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। 4 जुलाई को अदालत इस मामले की सुनवाई करेगा। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा के खिलाफ एक और विवादित टिप्पणी की है। शंकराचार्य ने साईं को अयोग्य करार देते हुए कहा कि उनकी पूजा करने से उल्टा फल मिलेगा। साईं भक्तों ने शिरडी में हुई एक सभा में यह फैसला किया कि अब शिरडी में शंकराचार्य के बयान के विरोध में भक्त कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में साईं भक्तों से अपील की गई कि साईं भक्त प्रदर्शन न करें। ब्रेक का चला, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में पानी पर कहां मचा कोहराम, आगरा में सिपाही की किसने ली जान और सचिन के फैंस के निशाने पर शारापोवा क्यों। धोनी पर कपिल देव का बड़ा खुलासा। सह प्रायोजक डॉक्टर फिक्सिट इक्वल्स टू वाटरप्रूफ। 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में ईडी को कई और अहम जानकारियां मिली है। सूत्रों की माने तो ईडी को अब तक इस मामले में 140 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का पता चला है। ईडी सूत्रों के मुताबिक उन्हें शक है कि 140 करोड़ की रकम घूस के तौर पर अवैध तरीके से भारत भेजी गई। इस रकम को भेजने के लिए 178 फर्जी कंपनियां बनाई गई। तो खास देशों से भेजी गई इस 140 करोड़ की रकम का लाभ वैसे लोगों को दिया गया जो कहीं न कहीं 3600 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े हुए थे। पुणे के जर्मन बैटरी ब्लास्ट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। विस्फोटक सप्लाई करने वाले आतंकी जाहिद हुसैन को पुलिस ने कोलकाता रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। चेन्नई में इमारत हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 53 हो गई है। मलबे में कुछ और शवों के दबे होने की आशंका अभी भी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जे जयललिता ने पुरूर इमारत हादसे की जांच के लिए रिटायर्ड जज आर रघुपति की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। उत्तराखंड में बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बद्रीनाथ के पास लांबबगढ़ में बादल फटने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का 20 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया। दरअसल बुधवार को दून समेत सूबे के अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। इसी दौरान लांबबगढ़ में बादल फटने की घटना हुई। बद्रीनाथ हाईवे बाधित होने की वजह से अब बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई है। गर्मी से जूझ रहे लोगों को आखिरकार राहत मिल गई है। मानसून दिल्ली आ गया है। मौसम विभाग ने भी एक मीटिंग के बाद इस बात पर मोहर लगा दी है कि मानसून दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली के बुराड़ी में बाबा कॉलोनी और संतनगर इलाके में पानी की किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग भी थे। इनका आरोप है कि जल बोर्ड से पानी का टैंकर चलता तो है लेकिन उन तक पानी नहीं पहुंचता। दिल्ली में पानी की निकासी और बाढ़ नियंत्रण को लेकर एक बड़े घपले का खुलासा हुआ है। अखबार ने सीएजी के हवाले से लिखा है कि 2005 में पानी निकासी को लेकर मास्टर प्लान बनाने के लिए बड़े पैनल ने 2012 तक कुछ नहीं किया। 2010 से 2013 में फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने नजफगढ़ और ट्रंक 1 ड्रेन से 8,30,000 क्यूबिक मीटर गाद निकाली लेकिन हटाई महज 1 लाख क्यूबिक मीटर। बेंगलोर में ज्वेलरी के शोरूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये शोरूम एक 4 मंजिला इमारत पर पहली मंजिल पर है। आग लगने की खबर पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। कानपुर के माल रोड इलाके में एलआईसी भवन की दूसरी मंजिल में आग लग गई। पूर्वी दिल्ली के राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में मिड डे मील खाने से 22 छात्राएं बीमार हो गई।
दिल्ली के द्वारका इलाके में सीसीटीवी में बदमाशों की करतूत कैद होने के बावजूद अब पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने से कतरा रही है। आगरा में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर एक सिपाही को मौत के घाट उतार दिया। यूपी के लखीमपुर में 10 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के देवास में एक महिला सब इंस्पेक्टर से अश्लील बातें करने वाले मनचले को भारी पड़ गया। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने आए 2 युवकों की सरयू नदी में नहाते वक्त डूबने से मौत हो गई। तालिबानी फरमान सुनाने के लिए सुर्खियों में रहने वाली पंचायत ने यूपी के शामली एक